नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। लोकसभा चुनाव में सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कुर्सी की इस दौड़ के बीच बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। देश के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के सर्वे में पिछले महीने तक मोदी की हवा तेजी से चल रही थी, लेकिन मार्च के सर्वे में मोदी की लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। साथ ही दिल्ली में केजरीवाल का ग्राफ, देश भर में केजरीवाल का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरा है। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा सवाल है कि क्या बीजेपी अपने अंदरूनी झगड़ों और विवादों की वजह से मोदी की लहर को कमजोर किया है, और दिल्ली में करिश्मा दिखा चुके केजरीवाल का क्रेज अचानक क्यों कम हो गया है? बीजेपी देश भर में जिन मोदी की लहर के बूते दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने का सपना बुन रही है, चुनावी मौसम करीब आते आते बीजेपी का ये भ्रम टूटने लगा है। ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं, वो आपको आगे बताएंगे। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर मोदी की लहर का भ्रम टूट क्यों रहा है। जब से बीजेपी में टिकट बंटवारे पर घमासान मचा, तब से पार्टी लगातार मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्यों, ये भी जान लीजिए। भोपाल और गांधीनगर की सीट के बीच फंसी बीजेपी ने अपने पितामह आडवाणी को नाराज किया। बाड़मेर सीट को लेकर जसवंत का साथ छूट गया। वाराणसी की सीट से मोदी की उम्मीदवारी के लिए जोशी की दावेदारी खारिज कर दी गई। लालजी टंडन को भी लखनऊ से बेदखल कर दिया गया। तो बिहार में गिरिराज और अश्विनी चौबे जैसे नेता सीट बदले जाने को लेकर खफा हो गए, और लालमुनि चौबे तो टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। बाद में उम्मीदवारी वापस ले ली। कहीं ना कहीं जनता के बीच इसका गलत मैसेज गया। अभी बीजेपी इस सियासी बवंडर से निपट ही रही थी कि श्रीराम सेना के प्रमोद मुथालिक और जेडीयू के बागी नेता साबिर अली को अपने साथ लाकर घर में ही घिर गई। पार्टी में विरोध शुरू हुए तो 24 घंटे के अंदर ही दोनों की छुट्टी हो गई। बीजेपी के लिए फायदे का नहीं, घाटे का सौदा साबित हुए, क्योंकि ये सारे फैक्टर मोदी की लहर को कम कर रहे हैं। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे देश में मोदी की लहर कम हुई है। स्क्रीन पर आप एबीपी न्यूज और एसे नेल्सन का जनवरी, फरवरी और मार्च का सर्वे देख रहे हैं। जनवरी में एबीपी एसे नेल्सन ने जो सर्वे किए, उसमें एनडीए को 226 सीट, यूपीए को 101 और अन्य को 186 सीट मिलती हुई दिखाई गई। फरवरी तक देश में मोदी की लहर तेज थी, इसलिए एनडीए को 236, यूपीए को 92 और अन्य को 146 सीट मिलने का अनुमान था। लेकिन टिकट बंटवारे में बवाल और दागियों को पार्टी में शामिल करने के बाद मचे घमासान के बाद मार्च में जब एबीपी न्यूज एसे नेल्सन ने जो सर्वे किए, उसमें एनडीए को 233, यूपीए को 119 और अन्य को 168 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। साफ है कि एनडीए की सीट घटी है, यूपीए की सीट बढ़ी है, लेकिन अब भी एनडीए सबसे आगे है। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे आपको दिखाते हैं। जनवरी में एनडीए को 227 सीटें मिल रही थी, यूपीए को 101 और अन्य को 215 सीट। वहीं फरवरी में जैसे ही मोदी लहर तेज हुई, सीटें बढ़ गई। एनडीए को 235, यूपीए को 125 और अन्य को 170 सीट मिलती हुई दिखी। लेकिन मार्च में जब सर्वे हुआ तो एनडीए की सीट में भारी कमी दिखी। 235 के मुकाबले 220 से 230 पर सिमटती दिख रही है। इसका फायदा यूपीए को मिलता दिख रहा है। 130 से 140 सीटें हो गई। मोदी के मिशन 272 प्लस में जुटी बीजेपी में अगर अंदरूनी कलह और दल बदलुओं की खातिरदारी का आलम यही रहा तो पार्टी को चुनावी नतीजों में बड़े झटके लगने की आशंका है। ये तो हुई बीजेपी की बात।
अब आज बहस के मुद्दे का दूसरा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने सर्वे कराए, सीधे जनता से इस सवाल को पूछा, क्या कहती है जनता, आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बहस की शुरुआत का पहला पॉइंट है, क्या देश में मोदी की लहर कम हो रही है। अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पहला बहस का मुद्दा यही कि क्या देश में मोदी की लहर कम हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे पास साथ अश्विनी उपाध्याय जो संस्थापक सदस्य रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, जुड़े हुए हैं। श्याम गुप्ता आम आदमी पार्टी के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद कुमार बिन्नी भी आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। इन सबसे तमाम लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ आम जनता भी मौजूद है यहाँ पर स्टूडियो में, और बाहर से हमारे जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं वो है मुकेश नायक भोपाल से कांग्रेस के नेता, और राजीव बब्बर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तमाम गेस्ट से हम बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि पिछले 3 महीने के आंकड़े जो अलग अलग सर्वेस के दौरान आए, उन सर्वे के आंकड़े के मुताबिक एनडीए का ग्राफ जो है वो कैसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एबीपी न्यूज एसी नीलसन के जनवरी के आंकड़े एनडीए को 226 सीटें दे रहे थे, यूपीए को 101, अदर्स यानी अन्य को 186, और यही आंकड़े जो है वो फरवरी में आके क्या हो जाते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज एसी नीलसन के आंकड़े फरवरी में आके एनडीए को 236 देते हैं, मतलब उस वक्त भी लहर थी अच्छी खासी। यूपीए को 92, अदर्स को 186, अन्य को 186। और अब मार्च आते आते ये आंकड़े किस तरह से बदले हैं ये भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। मार्च आते आते 233 हो गए हैं, एनडीए के 3 सीट कम हो गई है इस सर्वे के मुताबिक, और यूपीए के पास 119 सीट है इस सर्वे के मुताबिक, और अदर्स यानी 168 अन्य को। ये मार्च आते आते एबीपी न्यूज एसी नीलसन के आंकड़े हैं, जिसमें एनडीए के जो सीटें हैं वो कुछ घटती हुई दिखाई देती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी सी वोटर के आंकड़े क्या रहे हैं जनवरी से मार्च के जो अलग अलग सर्वे हुए। जनवरी में एनडीए को इंडिया टीवी सी वोटर के सर्वे ने 227 सीटें दिखाई थी, यूपीए को 101 दिखाई थी, और अदर्स यानी अन्य को 215 सीटें दिखाई थी। फरवरी में ये आंकड़े क्या रहे ये भी आपको दिखाएं। फरवरी में ये बढ़े, एनडीए के लिए बढ़े, 235 हो गए, यूपीए के लिए 125 और अदर्स के लिए 170। अब मार्च आते आते ये आंकड़े किस तरह से बदले हैं। 235 से एनडीए 220 से 230 के बीच आ जाती है, यानी कम हो जाती है लहर, ऐसा दिखता है इस सर्वे के मुताबिक। यूपीए 130 से 140 और अदर्स यानी अन्य 150 से 180। यानी ये दो हमने आपको अलग अलग सर्वे दिखाए जिनके मुताबिक जनवरी से लेकर मार्च तक आंकड़े बदले। जनवरी फरवरी में एनडीए की लहर, मोदी की लहर दिखी, मार्च में थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। अवधेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या मोदी की लहर देश भर में कम होती दिखाई दे रही है? इसलिए क्योंकि जो वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हुई है, तमाम मसले जो आए हैं, आडवाणी को हमने देखा, जसवंत सिंह को हमने देखा है, हाल में साबिर अली का जो हमने कांड देखा, उससे असर पड़ा है पार्टी की छवि पर? मैं इसकी यहां से शुरुआत करूंगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व राष्ट्र देश के स्तर पर है और जो राज्यों में नेतृत्व है, अगर उसकी सारी गतिविधि को ध्यान दें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके सामने दवा तो पड़ी हुई है, जिंदगी भी आपके सामने है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हमको जहर चाहिए, हमको जिंदगी नहीं हमको मौत चाहिए। लोग देश में उम्मीदों की नजर से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिर पर वो विजय की दवा तो देना चाह रहे हैं, लेकिन नेताओं की करनी ऐसी है जो कहते नहीं हमको दवा नहीं चाहिए आपके विजय की, आप हमसे रुष्ट हो जाओ, आप हमसे संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि मैं आपके योग्य नहीं हूं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, कुछ राज्यों के नेतृत्व ने पैदा किया है। देखिए, मोदी के तरफ आकर्षण भाजपा की ओर नहीं था, देश का नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षण था, और उसका कारण यह था कि देश इस समय जो बहुआयामी संकटों में फंसा हुआ है, जो चुनौतियां हैं, उसमें लगा कि यह व्यक्ति हमको निकाल पाएगा। इसके साथ साथ जब आप लोगों की अपेक्षा यह भी थी कि जिस पर हम उम्मीद कर रहे हैं उसके साथियों का आचरण भी उसी अनुरूप होगा। साथी का मतलब यह हो गया कि जो लोग पार्टी का निर्णय करते हैं, जो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, तो मोदी की जिन गठबंधनों के साथ वो संबंध करते हैं, वो सब लहर तो व्यक्ति विशेष की कही जाती है। मैं आपके पास आऊंगी, मैं बीजेपी के राजीव बब्बर के पास चलूंगी, उनसे जानना चाहूंगी। राजीव जी, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लहर है पूरे देश में बीजेपी की, और जब लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होंगी तो ये लहर सुनामी में तब्दील हो जाएगी। सुनामी वापस लहर से भी पीछे होती हुई दिख रही है, सर्वेज हम देखें हाल फिलहाल के, क्या कहेंगे आप?
देखिए ऐसा है, मैं आपके सर्वे भी देख रहा था और आपने जो फिगर्स बताए वो भी देख रहा था। बहुत मामूली सा फर्क आपने फरवरी और मार्च में दिखाया है, 3 सीटों का फर्क आपने दिखाया है। दोनों सर्वे में आपने यही बताया है। और अभी आपको मालूम है क्योंकि देश का जो चुनाव है, आखिरी चुनाव 12 मई तक होना है, तो अभी पूरा ये जो 2 महीने का पीरियड है ये अभी चल रहा है, जिसमें लहर जो है वो सुनामी का रूप ले रही है। और जहां लेकिन राजीव भारतीय जी जनता पार्टी मार्च तक चलिए मानते हैं कि 2 से 3 सीट का फर्क आया है सभी सर्विस में मार्च तक, लेकिन मई 2 महीने बाद ये 2 से 3 और भी बढ़ सकता है। देखिए ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीति में ये भी हो सकता है, घट सकता है, ये भी हो सकता है, बढ़ सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक का मूड है, और जैसे अभी अवधेश जी ने भी कहा कि लोगों को एक होप है कि ये एक ऐसा नेतृत्व है जो देश को परेशानी से बाहर ले जाएगा, और इसलिए वो जो होप है लोगों के पास और जो ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी जी की परफॉर्मेंस का, वो लोग उसमें डिसाइसिव होते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं धीरे धीरे माहौल जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो आप जो सर्वे कह रहे हैं उसमें लगातार जो जहां आपने 3 सीटें कम करी हैं, वो आगे जाके और कम होंगी। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये राजीव ऐसा है कि ये केवल सीट का प्रश्न नहीं है, सीट तो एक सर्वे है, देश में माहौल कैसा बना है। क्या भाजपा नेतृत्व का ऐसा आचरण है इस समय कि वो मान ले कि इनके हाथों में देश देना चाहिए और मतदाता उत्साहित होकर के वोट डाले? पिछले 10 से 15 दिनों की घटना का क्या जिन बाहरी नेताओं को आप शामिल कर रहे हैं उनकी छवि ऐसी है कि वो हमारे आपके मतदाताओं के, आपके समर्थकों की कसौटी पर खड़े उतरे? जो उम्मीदवार आप दे रहे हैं बहुत जगहों में, क्या वो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनसे उम्मीद किया जाए कि ये नरेंद्र मोदी के साथ और उसी संकल्प से काम करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी के समर्थन और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जो जनता की आकांक्षा है। क्या नेताओं में स्वयं आपसे इतना जो है विश्वास और सहयोग दिख रहा है, संवाद दिख रहा है कि माने कि भाजपा एक हो करके और यूपीए से अलग जो है देश को संकट से निकाल के ले जाएगी? ये 4 प्रश्न इस समय देश में उठ रहे हैं, और इन चारों प्रश्न का अगर मेरे से उत्तर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इसका औसत उत्तर है नहीं। चलिए राजीव से इस पर रिएक्शन लेते हैं। राजीव, तमाम प्रश्न अवधेश जी, आपका जो एनालिसिस है वो आपने जो किया है पॉलिटिकल एनालिसिस, वो आपका एक दृष्टिकोण है, लेकिन अगर आप पुराना इतिहास देखें, पार्टी के अंदर एक नेतृत्व के पीछे जो अभी चलने की जो लगन बनी है नीचे कैडर की, और जो माहौल बना है वो एक एक नेतृत्व की बात, राजीव एक नेतृत्व की बात तो चलो मान लिया हमने, आपके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित हो गया, सभी ने मान लिया, लेकिन उसके बाद सीटों को लेकर जो हमने किचकिच देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता जिस तरह से रुष्ट हुए, नाराज हुए, जसवंत सिंह को आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी की सीट को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, इधर से लड़ेंगे उधर से लड़ेंगे, फिर हाल में साबिर अली शामिल हुए, फिर 24 घंटे के अंदर बवाल हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंचता है, लोग तो आंकते हैं ना इन सब चीजों से। देखिए आप एक चीज देखिए, आप इसको इस तरीके से भी देखिए कि 400 से ज्यादा टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, और आप दूसरी पार्टीज की हालत देखिए। कांग्रेस में ऐसे उदाहरण आए जहां लोगों ने कहा कि मैं चुनाव इतना घमासान इतने बड़े उच्च स्तर पर पार्टी में राजीव इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा घमासान हमने और किसी पार्टी में नहीं देखा, माफ कीजिएगा अवधेश जी, आपने देखा जी, मेरे को एक ये ट्विटर बम क्यों चल रहा है? आज हालत यह है कि आपके नेताओं को आपस में बात की बजाय शीर्ष नेता ट्विटर बम फोड़ते हैं। नकवी उपाध्यक्ष है, ट्विटर से कह रहे हैं, सुषमा स्वराज जो है वरिष्ठ नेता ट्विटर से कह रहे हैं, अरुण जेटली अपनी बात प्रेस के माध्यम से कर रहे हैं। इससे ज्यादा मतभेद किसी पार्टी में क्या हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व में? क्या ये आत्मघाती नहीं? मेरी एक बात सुनिए, राजनीति में, लोकतंत्र में मेरा ये कहना है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप इसमें दूसरा पक्ष देखिए, जो भी मुद्दे शीर्ष नेतृत्व उठा रहा है वो कहीं ना कहीं वापसी सहमति की जा रही है और उसको फिर आगे ले जाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता अगर अपनी बात कहने का किसी को पार्टी में अधिकार है और वो अपनी बात कह रहा है तो राजीव, इस पर रिएक्शन हम एक कांग्रेस का ले लेते हैं, इस पे हम मुकेश नायक का रिएक्शन ले लेते हैं। मुकेश जी, बीजेपी का कहना है कि ये मतभेद है, मनभेद नहीं है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पार्टी के अंदर हर कोई अपना मत रखा है। आपस में मतभेद थोड़ा होना, और उस पार्टी में जो किसी परिवार से नहीं जुड़ी है उसमें ये स्वाभाविक है, क्योंकि थोड़ा ये अपनी बात कह लें तो मैं अपनी बात कहूं। नहीं, वो अपनी बात कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये मतभेद है, मनभेद नहीं है। शीतल जी, ये रटा रटाया सेंटेंस है जो हर डिबेट अपनी बात कह लें तो मैं अपनी बात कहूं। नहीं, वो अपनी बात कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये मतभेद है, मनभेद नहीं है।
शीतल जी, ये रटा रटाया सेंटेंस है जो हर डिबेट में आप और हम सुनते रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेचर को लेकर बीजेपी में जितनी घुटन और बेचैनी है, उससे ज्यादा देश की जनता में है। बीजेपी के दफ्तर कलह के केंद्र बने हुए हैं, दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, खुलेआम पत्रकार वार्ताएं की जा रही हैं, ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप सोचिए कि जिस नेता ने बीजेपी को बनाया, 2 से 180 पर 200 पर बीजेपी को पहुंचाया, उन्होंने जब इन्हें उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया तो आडवाणी जी ने कहा कि बीजेपी विचारधारा से भटक गई है, इनके नेता पर्सनल एजेंडे पर चलने लगे हैं, स्वेच्छाचारी हो गए हैं, पार्टी में उदारता नहीं रही, पार्टी में सेवा नहीं रही, पार्टी में समन्वय नहीं रहा। आज सुषमा स्वराज के पास कोई काम नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं है, और पूरी बीजेपी में लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के लड़ाए गए और गैर राजनीतिक दलों के लड़ाए गए। मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भागीरथ प्रसाद को कांग्रेस ने टिकट दिया था, इन्होंने दल बदल कराकर कांग्रेस का टिकट दे दिया। इन्होंने होशंगाबाद के सांसद को दल बदल कराया। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का क्या हश्र था, हम सब जानते हैं। विनोद केजरीवाल और उनकी लहर के बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगी, लेकिन फिलहाल चर्चा का मुद्दा बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर है। आपका इस पर क्या पक्ष है जो हम चर्चा? मेरा ये मानना है कि जब किसी भी पार्टी में अंतर्कलह होती है तो नुकसान तो स्वाभाविक होता है, क्योंकि लोगों में एक मैसेज जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत शीर्ष नेतृत्व जो है, आडवाणी जी रहे हों, चाहे जसवंत सिन्हा साहब रहे हों, सिंह साहब रहे हों, लेकिन इतने शीर्ष नेतृत्व को साइड करना कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। ये अवधेश जी, ये बहुत बड़ा कलह है, मुझे लगता है। शीर्ष नेताओं के साथ में मतभेद या जो ये कह रहे हैं कि मतभेद है, ये तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी राज चल रहे हैं। देखो राज, अब मैं फिर यहीं आऊंगा, पिछले 2000 चुनाव के समय भी राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली में इतनी दूरी बन गई कि दोनों में बात नहीं होती थी और दोनों जो है प्रेस से बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब इस बार का जो सिचुएशन है, उदाहरण लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी से चुनाव लड़ना है तो नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी को नहीं कह सकते थे कि आप यहां से हट जाइए। ये काम अध्यक्ष का था। ये अंतिम समय तक अगर आप बात नहीं करेंगे तो वातावरण क्या बनेगा? बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी से समझौते के पक्ष में एक कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और वहां के कुछ लोगों के कारण इस प्रकार से समझौता हो गया कि वो जो कह रहे हैं ना, नायक जी के बाहर से आप टिकट दे दिए, रामविलास पासवान के पास अपने लोग नहीं थे टिकट देने के लिए, कांग्रेस से आया उसको टिकट दे दिया और उसके कारण पूरे बिहार में असंतोष है। तो ये केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका जो है वो बिल्कुल नीचे स्तर पर इतना निरुत्साहित और निराश कर रही है लोगों को कि कार्यकर्ता घर जाके बैठ रहे हैं। भाजपा के पुराने लोगों को कहा जा रहा है कि अब विद्रोह में खड़े हो जाओ, आपको समर्थन कर देंगे। ऐसे कम से कम अगर 100 सीटों पर यह हालत हो गई तो इनके लिए मृग मरीचिका बन जाएगी वो जीत। इनको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों हारे हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना, चुनाव के पहले मतभेद होना एक बात है, लेकिन जब आप युद्ध के मैदान में कूदते हैं तो ये कमांडर के नेतृत्व में अगर सभी खड़ा होकर के यस तो यस, नो तो नो संकल्प से अगर नहीं जूझते हैं, उनके बीच मतभेद हो जाता है तो फिर शत्रु, यहां शत्रु राजनीति में नहीं होता है, लेकिन चूंकि युद्ध कह रहा हूं कि आपको पराजित करेगा ही। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय उस स्थिति में पहुंच गई है कि जो कमांडर है उसके हाथ में आपने पतवार थमा दिया है यहाँ को, और पीछे से चुपचाप बैठा है, थोड़ा नाव आगे बढ़ाता है कि एक पतवार लेके एक इधर कर देता है, एक दाहिने चला देता है और नाव बेचारी नाच के रह जाती है। इस हालत में बीजेपी। बिल्कुल, मैं राजीव के पास चलूंगी। राजीव, जंग के मैदान में अब बिगुल बच चुका है, चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और उससे पहले ये इस तरह का मतभेद, सार्वजनिक मतभेद जिसे आप कह रहे हैं, वो कहां तक सही बैठता है? वो क्या नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि पार्टी में जहां पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो और पार्टी में मिलकर फैसले होते हों, वो किसी एक परिवार की पार्टी ना हो, उसमें लोग अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। और चुनाव से पहले कर अगर आप शीतल जी, आम चुनाव में ही तो चर्चा होगी शीतल जी, टिकटों का फैसला तो अभी होना है और इसलिए मतभेद भी अगर होंगे चुनाव से पहले, बिल्कुल चुनाव से पहले, इम्तिहान परीक्षा से बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक बात है ना शीतल जी, स्वाभाविक है, चर्चा मतभेद तो टिकटों के समय ही होगा। कहीं ना कहीं नेताओं की राय अलग होगी किसी ना किसी टिकट पर और थोड़ा मतभेद हो सकता है और वो मतभेद स्वाभाविक है। अगर आप उस मतभेद के साथ में
सहमति कर डिसीजन के बाद सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं जैसे इन्होंने कहा, तो दिक्कत नहीं होने वाली। और मुझे लगता है कि पूरी पार्टी इस समय पूरी ताकत के साथ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में खड़ी है। ये बात जरूर है क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि माहौल और जनता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार लाना चाहती है। हमको और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है और केयरफुली काम करना है और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कहना है कि सभी लोग उनके पीछे खड़े हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के पीछे, तो क्या वजह रही कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी घोषित करने के लिए हफ्तों की किचकिच चली? गांधीनगर सीट को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी को साजिश की आशंका रही, क्या वजह रही अगर सब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के पीछे खड़े ही थे तो? देखिए, आप इस चीज को भी देखिए कि कहां से चुनाव लड़ना है, इसमें सबको राय देने का अधिकार है, पर अल्टीमेटली क्या हुआ ये देखना है। मुरली मनोहर जोशी जी ने अगर कहीं कोई बात कही तो उन्होंने कहा मैं पार्टी नेतृत्व के पीछे खड़ा हूं और पार्टी जो कहेगी मैं मानूंगा। क्या आपको इसमें सहजता और अच्छाई नहीं दिखती? मैंने अगर अपनी पार्टी में अपनी बात कही और फिर जो लीडरशिप ने फैसला किया उसके पीछे अगर मैं खड़ा हूं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा लोकतांत्रिक तरीका और हो क्या सकता है? और ऐसा कैसे संभव है कि सब सीटों पे? देखिए, जसवंत सिंह जी हमारे, हम लोग जसवंत सिंह जी हमारे हो गए ना कि हरा हरा नजर आएगा, हम लोग की रोशनी बची हुई है। नहीं, देखिए, आप तो इतने बड़े पॉलिटिकल विद्वान हैं और मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूँ, आपके सभी प्रोग्राम भी देखता हूँ जी। भारत में खिचड़ी सरकार का 25 साल पूरा हो गया, सिल्वर जुबली मनाई जा चुकी है। अब भारत को एक अच्छी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए जो भारत की समस्याओं को सुलझा सके। लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है ऐसे लगता है कि दोबारा फिर से खिचड़ी की नौबत आ गई है। भारत का युवा, भारत के लोग, भारत के नागरिक वो खिचड़ी वाली चीज नहीं चाहते। वो चाहते हैं बढ़िया मजबूत सरकार आए, यहाँ की समस्याएं सॉल्व करे। युवा चाहता नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, एजुकेशन मिले। लेकिन ये जो माहौल बन गया है अभी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, ये बड़ा दिक्कत की बात है। इससे निराश होके एक नई पार्टी की जो हमारा उदय हुआ वो बड़ा अच्छा है। उसकी अब हम बात करेंगे। केजरीवाल का ग्राफ भी नीचे गिरा है, हमने सर्वे कराया उसके मुताबिक। लेकिन इस मुद्दे पर जाने से पहले जनता से एक फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं। ये जो हम बीजेपी की बात कर रहे थे, लगातार पैनल में बात हो रही थी, इस पर आपका क्या मानना है? आम जनता का क्या मानना है कि ये जो कलह चल रही है, जो आपस में जो विवाद दिख रहा है बीजेपी के नेताओं में, उससे मोदी की लहर पे असर पड़ेगा? मैम, बिल्कुल मोदी की लहर पे असर पड़ेगा और पड़ रहा है। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले जो सीट डिसाइड हुआ था वाराणसी और बड़ोदरा का, और सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी में अगर वाराणसी में जीतते हैं मोदी जी तो धोखा देते हैं बड़ोदरा को, अगर बड़ोदरा जीतते हैं तो वाराणसी धोखा देते हैं। तो ये पहले से ही इनके आपस में ही कलह है। और दूसरा तो एक आडवाणी, सबसे सीनियर आडवाणी जी को नाराज कर दी इन लोगों ने। और मेरा सवाल तो राजनीति से सवाल ये था कि अगर मान लीजिए वडोदरा से सीट जीत जाते हैं मोदी जी, तो क्या वाराणसी की जनता के साथ धोखा नहीं है? वाराणसी की जनता ने भी ये सवाल उठाए जब हम वाराणसी में घूम रहे थे। उनका भी ये मानना था कि क्या वो वाराणसी को धोखा दे देंगे। चलिए, हमारे आज के अगले मुद्दे पर हम बढ़ते हैं। दिल्ली के लोगों से भी हमने कई तरह के सवाल किए। हमने जानने की कोशिश की कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो दबदबा है, उनका जो रुआब था, उनकी जो लहर थी विधानसभा चुनाव के वक्त, क्या वो अभी भी कायम है? और बीजेपी के अंदर जो हम लगातार गतिविधियां देख रहे हैं, विद्रोह देख रहे हैं, ट्वीटिंग देख रहे हैं, एंटी पार्टी ट्वीटिंग देख रहे हैं, नेताओं के बीच में घमासान देख रहे हैं, क्या उससे बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स पर असर पड़ रहा है? क्या मोदी की लहर सुनामी में तब्दील होते होते वापस पीछे आई है? ये हमने दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं सर्वे के नतीजे क्या रहे। अंदरूनी कलह की वजह से क्या मोदी की ग्राफ गिरी है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल का पहले की अपेक्षा ग्राफ गिरते जा रहा है, आपका क्या मानना है, क्यों गिर रहा है? देखिए, ग्राफ तो सही में गिर रहा है। जो कुछ करेगी वो यूथ करेगी, अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता है। केजरीवाल का ग्राफ पहले की अपेक्षा नीचे गिरता जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? नहीं, कारण तो कुछ नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स है। क्या मोदी की ग्राफ गिरी है? भाई, मोदी का ग्राफ तो गिरा। वादे काफी 49 दिन में कुर्सी छोड़ दी, कुर्सी छोड़ के भाग गए। मोदी जहाँ भी फोटो लगती है वहाँ मोदी की लगती है। किसी टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगती थी, हर उसके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगती थी। देश का सबसे बड़ा बढ़िया नेता था अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्या है? कुछ ये कूड़ा है, ये कूड़ा है। जो बात उन्होंने कही थी, वादे की थी, वो कोई पूरा नहीं किया उसने, इसलिए उसको ज्यादा गिरती जा रही है, इमेज उसकी गिरती जा रही है। लोगों से जो वादे किए और लोगों की जो उम्मीदें थी वो मैच नहीं करी। केजरीवाल का ग्राफ गिरा है या बढ़ा है? केजरीवाल का ग्राफ है, लोगों को जब से दिल्ली छोड़कर
कहीं वो भागा है, उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन राखी बिरला के आरोप, इस प्रकार के आरोप से केजरीवाल का ग्राफ गिरता जाने लग रहा है। जो भी बीजेपी में थोड़ी बहुत जो फूट चल रही है, आपसी फूट है, इसके कारण थोड़ा बहुत वो है। बाकी बीजेपी में ऐसी कोई वो नहीं है जो इसके कारण प्लेयर कम माना जाए। केजरीवाल तो जी आपको पता है दिल्ली छोड़ के पहले भाग गया, कभी कहाँ भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है, और दिल्ली की जनता को गुमराह करके कहीं ना कहीं झाड़ू फेरने के चक्कर में लगा हुआ है। केजरीवाल के लिए क्या? केजरीवाल को क्या, उसके ऊपर भरोसा करके उसको जिताया और वो हमें कहते ना गंगा के बीच में छोड़ के जा चुका। केजरीवाल ने ठीक है, हमने दिल्ली में उसको समर्थन दिया, लेकिन वो दिल्ली छोड़ के भाग गया। कभी वाराणसी भाग रहे, कभी गुजरात भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे, लेकिन ऐसे राजनीतिक नहीं होती, ना ऐसे देश चलते हैं। केजरीवाल तो जी दिल्ली में बैठे, हम लोगों ने वोट भी दिया, सबने मिलके वोट दिया, लेकिन वो दिल्ली को अधूरा के बिजली पानी और महंगा करके चले गए। बहुत परेशान है लोग उनके विकल्पों से जी। मुख्यमंत्री जनता ने बनाई थी और जनता का जो हक था उसे वो निभा नहीं पाए। जनता को जो उन्हें देना चाहिए था, जो वायदे किए थे, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। ये कि केजरीवाल का ग्राफ दिनों दिन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, क्या लगता है, आप क्या मानते हैं आप लोग? एक्चुअली कारण ये हो सकता है ना कि जैसे दिल्ली की जनता ने उनको बहुमत दिया कि मतलब आप एक मौका मिलेगी शासन करें आप, उस मौका को उन्होंने 49 दिन के अंदर ही वो कर दिया, खत्म कर दिया। इस्तीफा देने के बाद से आम लोगों के अंदर उनके प्रति जो है ना विश्वास कम हो गया, जिस वजह से उनका ग्राफ नीचे से गिर रहा है। स्वार्थ रहा है कि वहाँ पे रिजाइन देने के बाद में ये फ्लो में आए, लेकिन उसके बाद में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा पूरी तरह से। सर केजरीवाल के ग्राफ गिरने का सबसे बड़ा कारण सर पॉलिटिक्स किसी एक आदमी से नहीं चल सकती है सर। उनके पार्टी के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे सिर्फ चाहते हैं कि हम अपने मौके का फायदा उठाएं। सर जब भी कोई बढ़ता है तो उसकी आलोचना होती है, तो नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी आलोचना हो रही है। कोई भी पार्टी लड़ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नहीं जी, कोई मोदी जी का ग्राफ नीचे नहीं गिर रहा है, ये बातें तो होती रहती है, हमेशा यही होता है। तब भी जब भी कोई इंसान बढ़ता है आगे तो उसकी आलोचना करने वाले बहुत होते हैं। काम के लिए वो आया था, वो काम उसने किया नहीं। उन्हें आया तो था कि जनता की सुविधाओं को, वो जनता को सुविधाएं देगा, बट उन्हें दी नहीं। अपने बारे में ज्यादा सोचा उसने कि मैं आगे बढ़ूंगा नेताओं के उसमें। आपस में इनका विवाद चल रहे हैं, यही इनको मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बुजुर्ग नेताओं को जो किनारे करते जा रहे हैं, यही इनको ले डूबेंगे। मुद्दों को भटक करके किसी और काम लग जाते हैं। वो जिस विकास को लेकर आगे बढ़े थे उस विकास में काम करना चाहिए, न कि आप अनशन करना, ये करना, वो तो बात की बात है। उन्होंने जनता से किए वादे कुछ भी नहीं निभाए। उन्होंने जो 49 दिन की सरकार करी है उसमें कुछ भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। जो उनसे उम्मीद लगाई गई थी वो उम्मीद उन्होंने पूरी नहीं की है। जो चाहा था कि वो देश के लिए कुछ करेंगे, मगर वो इतना मतलब हम लोगों के लिए इतना वो कर नहीं पाए। वो लोग जो वादे कर रहे थे पब्लिक से, फिर उन्होंने सरकार एकदम गिरा दी। पब्लिक से पूछा नहीं, तब तो पूछा नहीं, पहले वादे करे थे पब्लिक के लिए। केजरीवाल को ना सरकार चलाने आई, ना सत्ता में बैठना आया। उन्होंने सिर्फ दिया धरना, धरने से काम नहीं चलता। तो अब आप देख सकते हैं एक साथ पूरे आंकड़े किसका कितना ग्राफ गिरा। दक्षिणी दिल्ली कुल 9, अरविंद केजरीवाल 5 लोगों ने कहा कि अरविंद का ग्राफ गिरा, मोदी के लिए 4 लोगों ने कहा। दक्षिणी दिल्ली में 5 लोग अरविंद केजरीवाल का ग्राफ गिरने की बात कहते हैं, मोदी के लिए 4, और आउटर दिल्ली में 6 अरविंद के लिए, 1 मोदी के लिए। उत्तरी दिल्ली में 3 अरविंद का ग्राफ गिरा हुआ बताते हैं, मोदी के लिए का ग्राफ नहीं गिरा है, सबका मानना है ये। और साउथ दिल्ली में 6 अरविंद का ग्राफ गिरा हुआ बताते हैं और मोदी के लिए 1। तो किसका ग्राफ कितना गिरा, यानी कुल मिलाकर दिल्ली में 20 लोग मानते हैं कि अरविंद का ग्राफ गिरा है, लोकप्रियता घटी है। मोदी के लिए केवल 6 लोग कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता पार्टी की आंतरिक कलह और तमाम मुद्दों से गिरी है। चलिए, तो ये हमने आपको तमाम आंकड़े दिखाए सर्वे के, अरविंद केजरीवाल और मोदी दोनों के बनिस्बत, एक दूसरे के बनिस्बत किसका ग्राफ कितना गिरा है हाल के दिनों में। सबसे पहले अश्विनी, ये हमने दिल्ली के आंकड़े बताए, लेकिन हम देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव के चक्कर में घूम रहे हैं और हमें यही बात बहुत सारे इलाकों में लोगों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में कही कि दिल्ली में जो वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के चले गए उससे उनकी लोकप्रियता घटी है, और ये दिल्ली की जनता भी कह रही है। नहीं, केवल जिम्मेदारी तक नहीं मैडम, उसकी तरह आप कॉन्सेप्ट समझो। देश का युवा किस लिए आया था, वो परेशान किस बात से था? जो स्थापित पार्टियां हैं वो जातिवाद कर रही थी, सांप्रदायिकता कर रही थी, भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही थी, आतंकवाद, मतलब
अपराधियों को टिकट दे रही थी, परिवारवाद चल रहा थी। 5 बीमारियां थी हमारे पॉलिटिक्स में, भारत में। उससे लोगों को लग रहा था, युवाओं को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी सांप्रदायिकता कर रही थी, भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही थी, आतंकवाद मतलब अपराधियों को टिकट दे रही थी, परिवारवाद चल रहा थी। 5 बीमारियां थी हमारे पॉलिटिक्स में, भारत में। उससे लोगों को लग रहा था, युवाओं को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ठीक है, इसमें ये 5 बुराइयां नहीं रहेंगी। हो क्या रहा है, हमारे जो मेन लीडर है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, योगेंद्र यादव जब अपने मेवात एरिया में जाते हैं तो एक अलग तरीके का कपड़ा पहन लेते हैं और कहते हैं मेरा नाम सलीम है, वहां सलीम के नाम से प्रचार करते हैं। और जैसे वहां से निकल के अहिरवाल वाली एरिया में जाते हैं, फिर अपना ड्रेस चेंज करते हैं, दूसरा ड्रेस पहनते हैं और कहते हैं जी मैं तो यदुवंशी हूं, मैं तो कृष्ण का वंशज हूं। आशुतोष, आईबीएन वाले आशुतोष, आज तक उनको आपने आशुतोष के नाम से जाना था, अब वो चांदनी चौक में आशुतोष गुप्ता बन गए, अब वो गुप्ता के नाम से वोट मांग रहे हैं। वही हथकंडे अपना रहे हैं जो सब पार्टियां अपनाती हैं। श्याम गुप्ता, सबसे पहले मैं जरा माफी चाहता हूं, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप पत्रकार हैं, पत्रकार का काम होता है सबको बराबर समय देना। आपने मोदी जी के संदर्भ में सबसे बात की और आम आदमी पार्टी के नेता से एक बार भी अभी भी हम मोदी के संदर्भ में बात करेंगे। मैं माफी चाह रहा हूं, बिल्कुल मैं माफी चाह रहा हूं। आपने एक बार भी मेरा कमेंट नहीं लिया और इसका मतलब आप चाहते हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के मतलब बुराइयों को दिखाया जाए, ये चाहती है, इसका मतलब ये हुआ आप नहीं ये भी आपने मोदी के बारे में कोई कमेंट नहीं लेने से आप इतने आक्रामक होंगे तो आप अपना पक्ष कैसे रखेंगे? आक्रामक की बात इसलिए है, आक्रामकता छोड़ अपना पक्ष इसलिए आक्रामकता की बात मन में बड़ी तकलीफ होती है यदि हमसे कोई बात न करी जाए। हमें बुलाएगा, हम पुतला बिठाने के लिए नहीं बुलाएगा हमारे को। मोदी जी की जो आपने बात कही है, तो मोदी जी की जो झगड़ा है और लड़ाई है ना, वो मोदी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चल रहा है इस टाइम। भाजपा पे आडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, जेटली जी हो, मुरली मनोहर जोशी भी हो, ये सारे, अब सुनिए अवधेश भाई, ये सारे लोग, अवधेश भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हमारे, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और मोदी जी दूसरी ओर हैं। भले देखने में एक लग रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा मोदी वर्सेस भाजपा में है और भाजपा के लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख लेना, और जो ग्राफ गिरा है मोदी जी का, उसका बहुत बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल का उठता हुआ ग्राफ है। एक बड़ी लाइन को छोटी करना चाहे तो उसकी बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी लाइन बन चुके हैं और मोदी जी घबरा चुके हैं उस चीज से, और भाजपा के लोगों में भगदड़ हड़कंप मच चुका है। और देख लेना, अप्रैल के बाद जब चुनाव का जब निर्णय आएगा, आप देखिएगा इस देश के प्रधानमंत्री। तो ये आंकड़े झुठला रहे हैं आप, इसका मतलब मैंने आपसे बोला, मैं आंकड़े आप झुठला रहे हो सकता है जनता के मन में हो, देखिए तो जनता ही तो वोट देगी, पूरे देश की जनता शीतल जी तो जनता ही देगी। आपने चंद लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए राजीव बोलिए। शीतल जी, ऐसा है कि ये वही कर रहे हैं जिस तरीके का बिहेवियर करने की इनको ट्रेनिंग मिली है। इनका काम है इस तरीके की बातें करना और मुद्दे का उत्तर नहीं देना। यहाँ बात हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी गिर रही है और लोग कह रहे हैं दिल्ली की जिम्मेवारी से भाग गए, दिल्ली में 6 मैच्योर मंत्री नहीं दे पाए, देश चलाने की बात करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। आप दूसरी पार्टी की चिंता मत कीजिए। दीजिए जवाब दीजिए, दोबारा पूछिए। उनका ये कहना है कि आप दिल्ली में 6 मंत्री जिम्मेदार नहीं दे पाए, सरकार छोड़कर चले गए, पॉपुलैरिटी आपकी गिर रही है और आप दूसरी पार्टी पर दिल्ली के अंदर निशाना साध रहे हैं। और दिल्ली के अंदर आप भैया सुनिए, मेरे साथी सुनिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जितना बढ़िया काम किया, सुनिए, अरे 49 दिनों के अंदर अच्छा मैं बोल दूं जरा, अवधेश भैया मैं आपसे बिल्कुल नहीं, आपका आशीर्वाद लेता रहूंगा। सुन लीजिए, 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार का ग्राफ इतना हम लोगों ने कम कर दिया, पिछले 60 साल में कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर वो काम नहीं कर पाए। हमने सुनिए, दिल्ली से दिल्ली पुलिस की जितनी उगाही थी वो बंद कर दी, राशन दफ्तरों में उगाही बंद कर दी, दलाली बंद कर दी, पेंशन चालू करवाया, बिजली के बिल कम करवाए, पानी का बिल कम करवाया। इसके अलावा जहां जहां भ्रष्टाचार था, दलाल थे, चोर बेईमान उचक्के थे, हर जगह हमने लगाम लगाई। शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की आपने बात कही थी, बीजेपी के वो भ्रष्टाचार का क्या हुआ? वही तो मैं बता रहा हूँ, तो आप हर्षवर्धन से सबूत मांग रहे थे। मैं बता रहा हूँ, शीला दीक्षित जरूर तिहाड़ जाती यदि जन लोकपाल पास कर दिया गया होता। बता रहा हूँ, जन लोकपाल पास नहीं करने दिया, भाजपा कांग्रेस दोनों मिल गई और शीला दीक्षित को बचाने के लिए सरकार बना ली। कैसे फिंगर पॉइंट? अरे सर, हम जब सरकार नहीं बनाना चाह रहे थे,
उस टाइम भाजपा और कांग्रेस वाले चिल्ला रहे थे, क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो, डर के मारे तुम भाग रहे हो। और जब जनता के सहयोग से सरकार बनाई, वो कह रहे थे आपने बना ली। विनोद, मैं जानना चाहता हूं कि नाटक अरविंद कंपनी, केजरीवाल जी ने एक ये जो हेल्पलाइन नाटक नंबर कंपनी चालू वाली किया था, पार्टी है, उस हेल्पलाइन आम आदमी नंबर पार्टी की वजह से कितने भ्रष्टाचार के केस इन्होंने पकड़े, एक बता दें, सिर्फ एक, इस देश को बता दें, दिल्ली को बता दें कि एक सिंगल केस उसकी वजह से हमने सॉर्ट आउट। क्लर्क का तो हम लोगों ने सुना था, नहीं, वो भी स्टिंग की वजह से हुआ। वो उनका हेल्पलाइन का कोई योगदान नहीं है उसमें, वो तो सिर्फ मीडिया का सहयोग मानो और लोगों का सहयोग मानो जिसकी वजह से वो हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक हेल्पलाइन जो चालू की थी उसकी वजह से एक भ्रष्टाचार बता दो, एक भ्रष्टाचारी बता दो। इन्होंने 2 महीने शीला दीक्षित, पूरे चुनाव में शीला दीक्षित जी के पोस्टर लगा के दिखाए भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर है। लेकिन इन्होंने पहले ही सत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से ये सबूत मांगते हुए पाए गए। और उसके बाद हमने कहा कि भाई क्या हो रहा है, आपके पास सबूत कहाँ है? आपने तो सारी मीटिंग्स में ऐसे कर करके आपने पेपर्स दिखाए, हमारे पास सारे पेपर्स हैं। वो वीडियो तो आपने 2 महीने किस बात का इंतजार किया? आपको पहले दिन इंक्वायरी पुटअप करनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि ये इंक्वायरी हमने शुरू कर दी है। ये कहाँ गए 2 साल? ये सिर्फ जन लोकपाल के नाम पे, मैं अंदर की बात बताऊँ, 15 साल, ये 15 साल राजनीति करना चाहते हैं इस देश में जन लोकपाल के ऊपर। ये कभी पास करना इनका नियत का नहीं है, कभी अंदर की बातें मैं जानता हूँ। बिन्नी भाई, अगर सच्चाई कह दूं ना मैं आपके लिए, दिल्ली से सुनिए स्वागत में, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस चैनल के ऊपर कि 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार का ग्राफ 50% कम हो गया था। आप जाइए, एक केस बता दो ना, एक सिंगल केस बता दो। सैकड़ों केस हैं। अरे आपने एक जिसको आपने रामलीला ग्राउंड में, हेल्पलाइन को मत लेके जाइए। आपने एक रामलीला ग्राउंड में एक नंबर आपने जारी किया, पूरे देश को बताया कि हमने नई पहल शुरू की है, और उस नंबर पे आपने एक भ्रष्टाचार का मामला बता दो जो आपने नंबर का इतना खौफ था। अरे सारे भ्रष्टाचारी रिश्वत मांगने वाले, सुनिए पहले, सिर्फ घोषणा के मारे घोषणा नहीं की, घोषणा नहीं किया। काम पहले 10 रुपए में होता था, वो हजारों रुपए में होता था। ये किया आप लोगों ने। बिजली में आपने क्या किया? बिजली में आपने क्या किया? पानी पे आपने क्या किया? महिला सुरक्षा पे आपने क्या किया? अन्ना जी वाले जन लोकपाल पे आपने क्या किया? बताओ, तमाम चीज। एक बिजली का बिल हमने कम किया था। अरे पानी का बिल हमने माफ किया था, लेकिन बनाने के अलावा आपने नहीं किया। देखिए, एक महीने करना बंद कर दिया, 1 महीने के लिए और 2 महीने के लिए बिजली का 8% बिजली के दाम और बढ़ा दिए। सुन तो लीजिए, बात तो बहुत बिजली का बिल आपको भाई जानकारी नहीं है भाई। उस फिल्म की तरह की श्याम तेरे कितने नाम, आप ज्यादा मुझे वो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है, एक बात मुझे आप लोग बताओ, क्या धूमकेतु कभी अस्थायी रह सकता है? अरविंद केजरीवाल का पूरा राजनीतिक जीवन का घटनाक्रम देखो तो एक धूमकेतु की तरह है। धूमकेतु अपने आप पैदा नहीं होता है, वो प्रकृति की घटना से उपजता है, कुछ समय के लिए चमकता है और फिर विलीन हो जाता है। इसलिए किसी धूमकेतु का, अब धूमकेतु अगर ये समझ ले कि हम प्रबल शक्ति बन के अस्थायी रहेंगे तो ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक क्षेत्र में अभी चमक गया तो प्रकृति की घटना से कुछ समय के लिए दूसरे क्षेत्र में चमक जाए, कभी तीसरे क्षेत्र में चमक जाए, लेकिन फिलहाल तो जिस क्षेत्र की जनता ने चुना है उसके सर्वे के मुताबिक वो धूमकेतु कभी नहीं आता है। मैं ये कह रहा था, जन लोकपाल को एक्चुअली अरविंद ने क्या किया, वोट बैंक का मुद्दा बना दिया है। जैसे बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दा बना दिया, कांग्रेस ने मनरेगा बना दिया, सपा का कुछ और मुद्दा होता है, बसपा का होता है कुछ और मुद्दा होता है। वैसे ही अरविंद ने क्या किया, जन लोकपाल को वोट बैंक का मुद्दा बना दिया। भाई, जन लोकपाल के नाम से थोड़ी भ्रष्टाचार खत्म होगा। जन लोकपाल में जो कुछ धाराएं थी, ऑलरेडी दिल्ली में लोकायुक्ता कानून था, आप लोकायुक्ता कानून को अमेंड कर देते, वो धाराएं उसमें डाल देते, उसका नाम आप लोकायुक्ता रहने देते। को वोट लोकपाल का नाम अरविंद केजरीवाल ने असली मुद्दों से भटक गए। जनता का क्या कहना है इस पर? आप अमेंड कर देते उस कानून को, सारे धाराएं उसमें डाल देते, नाम से क्या लेना देना उसमें। सर, आम आदमी पार्टी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जन लोकपाल, जो आप लोग बार बार जन लोकपाल था, अगर वो पास नहीं हुआ तो आपने उसके अलावा क्या करा? अभी हाल ही फिलहाल में 10th क्लास की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और 4 साल की बच्ची के साथ भी गैंगरेप हुआ है। अभी इतने गैंगरेप के केसेस आ रहे हैं, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ छोड़ के तो जाते हैं, कुछ तो छोड़ के खौफ की बात कही, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडोज की बात की थी, क्या हुआ? ये इनका भी एक पूछना है। बिल्कुल, उनका कहना अपनी जगह जायज है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ। हो सकता है कुछ घटनाएं इधर उधर हो गई हों, लेकिन आपको ध्यान होगा जब दामनी का केस हुआ था और जमुना बाजार में, जमुना पार में जब एक छोटी बच्ची का केस हुआ था जिसको अस्पताल में दाखिला तक नहीं दिया जा रहा था, उसमें अरविंद जी स्वयं जा करके उस बच्ची को उन्होंने अस्पताल में दाखिला कराया। अरे भाई, सर, आप सरकार बनने से पहले आपने धरने प्रदर्शन इस देश में किया, आप ये सरकार बनने के बाद किया क्या? जब आप पावर में जब क्या किया ये बताओ ना, ये बताओ, पावर में आने के बाद क्या किया? जनता ने आपको विश्वास किया, दिल्ली में समर्थन दिया था। दिल्ली की जनता आज की तारीख में कहती है कि
हमें ये पार्टी से अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं, ये एक सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है। मुकेश जी, क्या आप मुझे सुन पाए हैं? लगता है मुझे सुन नहीं पाए। राजीव कुछ कहना चाहते हैं। राजीव। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जैसे अभी ये बात कर रहे थे, जब से सरकार बनी इन्होंने सिर्फ इस बात की चिंता करी कि कैसे हम कंट्रोवर्सी करें और कैसे हम मीडिया में बने रहें। और आज भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से जी, कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, आप चुनाव लड़ने सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं गए? आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्यों लड़ने गए? आपकी तो लड़ाई सबसे बड़ी भ्रष्टाचार से थी। और यूपीए ने 10 साल से भ्रष्टाचार किया, जिसके सिंबल जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी बने। जवाब दीजिए। बहुत ही लेकिन आपको मीडिया पब्लिसिटी लेने के लिए वाराणसी जाना था और फिर वहां पर आप नाटक करते हैं कि मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूं। मोदी के खिलाफ मोदी के खिलाफ कांग्रेस की क्यों इतनी फिक्र है आपको? 10 साल से जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की तो औकात नहीं थी। पिछले 15 साल में लगातार हार रहे थे आप लोग। वो तो आम आदमी पार्टी की ताकत हिम्मत थी जिसने कांग्रेस को दिल्ली से डर कर उखाड़ के फेंक दिया। आप क्या बात करेंगे आप? तो फिर केजरीवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अरे कुमार विश्वास किसके खिलाफ लड़ रहे हैं आपको पता है? सोनिया गांधी के कुमार विश्वास ऐसा है। आज देश जो है केजरीवाल का अर्थ क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 चीज हमेशा याद रखिए कि वो सबसे पहला है कि कोई किसी चीज को एक इवेंट बनाना, तो उनको ये लगा कि इस समय एक इवेंट किसको बना सकते हैं जहां कि मैं क्रांतिकारी कहा जाऊं बिना कुछ किए हुए। वो इस समय नरेंद्र मोदी ही हो सकते थे। आप ये बताओ ना कि कहीं जाकर के एक रैली नहीं रैली खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। जल्दी फटाफट। मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल वो गुलीवर का सपना देख रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको ये लगता है कि हम ऐसे हैं कि हम ही ऊंचाई है, बाकी बौनों का देश है जहां सब नेताओं को कोई पैकेट में रखा है। आप सभी इस सपने का पूरा होना संभव ही नहीं है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम इन्हीं सवालों को छोड़ देते हैं अब जनता के लिए। फिलहाल जनगण मन में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।